वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो HP एलाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2015 HP एलाइड के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि HP एलाइड सर्विसेज आ रहा है। और जितने भी एग्जाम है जहाँ पे जीके पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ में ही शेयर करिएगा हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सी बुक जो है वो सही तरीके से मैच नहीं है। देखो, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, और गोदान जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। बिल्कुल सही है, गोदान जो है वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी करा था। सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही बात है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी, जहां से ही वंदे मातरम जो है वो वर्ड हमारा नेशनल सॉन्ग है वो लिया गया है। आगे है अनहैप्पी इंडिया, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड। इनमें से कब यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1882, 1890, 1904 या फिर 1911। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1904। ओके, 1904 में ये यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और इन्होंने ही क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल डिवीजन। ठीक है, बंगाल बंगाल का विभाजन। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लॉर्ड कर्जन से इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास हुआ और 1905 में ही इन्होंने बंगाल का विभाजन जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द पेंटिंग्स। इनमें से किसने पेंटिंग्स में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, पेंटिंग्स में अपना योगदान नहीं दिया? ऑप्शन देखो, अमृता शेरगिल, राम सिंह, रवि वर्मा और अभिनंद्रा नाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस, राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ये पेंटिंग से संबंधित नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, which of the following women who had not the Gandhian joined movement। इनमें से किसने, कौन सी महिला ने गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया? नॉट। ठीक है, ऑप्शन देखो, सरला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू, अनुसुईया बेन, और यहाँ पे है पुतली बाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुतली बाई। पुतली बाई कौन थी? सी वॉज द मदर ऑफ महात्मा गांधी। तो इन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन नहीं किया था गांधी मूवमेंट में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। बाकी सभी की सभी, सरला देवी हैं, सरोजनी नायडू हैं, अनसुईया बेन है, ये गांधी जी के साथ थी गांधीयन मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज कंटेस्टेड द थ्योरी ऑफ प्रेन। प्रेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ड्रेन। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो देखो, मॉरिस डी मॉरिस, आरसी दत्त, जवाहरलाल नेहरू, ये दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें कि उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है वो भारत को खोखला कर रहे हैं, भारत की जो संपत्ति है, भारत की जो वेल्थ है उसको सोख रहे हैं, खा रहे हैं, या उनको खींच रहे हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का ड्रेन करना। ऑलराइट, तो दादा भाई नौरोजी ने यह थ्योरी जो है वो दी थी। तो अगर हम बात करें कि 1867 के आसपास की बात है जब इन्होंने यह बोला
था। और उन्होंने अपनी बुक में जो उनकी बुक है दादा भाई नौरोजी की, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, कई बार ये एग्जाम में बुक पूछी गई है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर मैनेजमेंट एक्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर डिजास्टर केम इनटू प्रोमिनेंस, कौन से साल में मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट जो है वो आया था? ऑप्शन देखो 2001, 2005, 2003 और 2007। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? 2005। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। 2005 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या करता है? ये डिजास्टर देखता है कि कहाँ पे डिजास्टर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे डिजास्टर होने की संभावना है। तो जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है, तो ये तैयार रहते हैं, जो भी इनके सुरक्षा बल हैं वो तैयार रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है ना, मिल्क से संबंधित है, ये आपको सबको पता होगा। और इसको और क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड। और ये कब आया था? तो अगर हम बात करते हैं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान की, फोर्थ 5 ईयर प्लान, उस समय यह लाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। किससे संबंधित है? मिल्क से। तो मिल्क की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यह व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जो है वो आया था। अब किसको फादर बोला जाता है, किसको जनक बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का? तो देखिए, प्रोफेसर यशपाल, एम एस स्वामीनाथन, बी कुरिन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बर्गिस कुरिन। वी कुरिन जिनको हम बोलते हैं, ये इनके फादर रहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं स्वामीनाथन के, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड के, दुनिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कौन हो जाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, तो ये हमारे पास रहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्स यहां से बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यस, हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन देखो, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, ये इसके द्वारा भारत की जो नेशनल इनकम है उसका क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अब देखो, ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर एक एजेंसी होती है एनएसओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी अपनी अहम भूमिका निभाती है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर 2011 डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज सेक्स रेशो हायर देन द नेशनल एवरेज? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंसस हुई है 2011 में, जनगणना हुई है, उसके आधार पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सेक्स रेशो, लिंगानुपात ज्यादा है नेशनल सेक्स रेशो से, नेशनल राष्ट्रीय लिंगानुपात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल। हिमाचल का जो लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है, और वो कितना है? ठीक है, वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का है 972 फीमेल्स हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। अगर हम नेशनल सेक्स रेशो की बात करें, तो नेशनल सेक्स रेशो कितनी है? ये आता जाती है हमारे पास 973, सॉरी 943 लड़कियां प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। और ये कौन से डाटा है? 2011 की सेंसस का
डाटा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर हम नंबर वन स्टेट की बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है केरला। केरला का लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो वो 100 से ऊपर है और उसमें 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड इन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शन देखो, 1 अप्रैल 2014, 28 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन ने या प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली? प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? ऑप्शन देखो, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, मुद्रा बैंक या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और ये नीति आयोग कब कब इसने इसको रिप्लेस किया? तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1 जनवरी 2015 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका हेड कौन होता है, या जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं। हु इज द हेड या चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, जिनको हम पीएम बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम सीईओ की बात करते हैं, अगर 2024 की बात करें, सीईओ कौन है भाई नीति आयोग का? तो ये डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम, ये इसके क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। प्लानिंग कमीशन जब देश आजाद हुआ था तो प्लानिंग कमीशन की जो है एक कमीशन बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन, जो सब कुछ प्लान करेगा। ठीक है, और इसके अंडर एक और संस्था भी आती है जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, एनडीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1950 में प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्लानिंग कमीशन है वो 1952 में आता है, 1952 में, और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1950 में आता है। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन, जो हमारा संघ है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसमें निहित हैं? ऑप्शन देखो, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, संवैधानिक जो हमारा हेड है वो कौन है? संवैधानिक हेड की अगर हम बात करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, वो कौन है? वो आ जाता है हमारा प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट। और अगर हम बोलते हैं वास्तविक रूप से, रियल हेड कौन है वास्तविक रूप से? तो वो आ जाता है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। तो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, किससे डील करता है? ऑप्शन देखो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 की बात होती है। ठीक है, पार्ट 3। फंडामेंटल ड्यूटीज ये आ जाता है हमारे पास पार्ट 4A। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आ जाता है हमारे पास पार्ट 4, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये आ जाता है पार्ट 9 में। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पार्ट से क्वेश्चन जो बनता ही बनता है। देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, और ये कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड, या फिर हम बोलेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मनी बिल, मनी बिल के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन देखो, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स में से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, हाउस ऑफ पीपल्स में ही इंट्रोड्यूस होता है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, बिल्कुल गलत बात है, वहां पे होता है। इट कैन बी पास्ड बाय द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यह ज्वाइंट सीटिंग जो पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, उसके द्वारा पास किया जाता है। हाँ जी, पास किया जाता है, तो इसको हम सही बोलेंगे। नॉन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो मनी बिल की थोड़ा सा बात कर लें। मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, मनी बिल जो है वो लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा को यह पास करना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, राज्यसभा इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती है। ठीक है, लोकसभा ये प्रोमिनेंट होता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट बात करें, यस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय द, जो हमारे पास सोशलिस्ट वर्ड है इसको प्रेम्बल में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कब डाला गया, कब ऐड किया गया? तो देखो ऑप्शंस आपके पास हैं, अमेंडमेंट एक्ट है 42वां, 86वां, 60 और 44वां। देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये हुआ था 1976 में। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, एक तो जोड़ा गया था सोशलिस्ट, दूसरा जोड़ा था सेकुलर और तीसरा जोड़ा था इंटीग्रिटी। ये भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और इसी में और क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये 2002 में होता है, एजुकेशन से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन जो है इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, जो कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी है, जो कि 21A आर्टिकल में आता है। और इसी के तहत एक हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी जोड़ी गई थी, 11वीं या 11वां जो फंडामेंटल हमारा ड्यूटी है, ठीक है, वो भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास? 44th अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 1978 में आया था। ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वह कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन देखो, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो इनमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। ठीक, अगर हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनसे हमने क्या क्या लिया है। अगर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये ली गई है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है हमने यूनाइटेड किंगडम यूके से। और क्या है, हमने जो सिंगल सिटीजनशिप है वो यहाँ से ली है, सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, और बाईकैमरलिज्म। ठीक है, आगे अगर हम जर्मनी की बात कर लेते हैं तो जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। जर्मनी से जो भी प्रोविज़न है हमारे आपातकाल के समय, जितने भी प्रोविज़न है जो ख़त्म कर दिए जाते हैं वो हमने लिए हैं। तो हम बोलेंगे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, जिसको हम जर्मनी के संविधान को और क्या बोलते हैं, बीमर भी बोलते हैं, बीमर। ठीक, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आ गई कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट हो गया। ठीक है, कनकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जो जिसमें कि स्टेट और जो हमारा संघ है उन दोनों के विषय आते हैं, यानी कि संघ का भी उन पर लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होता है और स्टेट पर भी। ये होगी कंकरेंट लिस्ट। और क्या है, ट्रेड, ट्रेड एंड बिजनेस भी हमने यहाँ से लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और यूएसए से क्या क्या लिया है, तो एक हो गया हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया है हमने। ओके, जुडिशियल रिव्यू हो गया। और क्या हो गया हमारे पास, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने का प्रस्ताव भी यहाँ से लिया गया है। और जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, बीपी, उसकी पोस्ट भी, वाइस प्रेसिडेंट्स पोस्ट जो उसका ऑफिस है उसका। ठीक, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लो, द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड इन, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32, 15A, 39A या फिर 21A। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 39A। और 39A आर्टिकल कहाँ पे आता है, पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 किससे संबंधित है, ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 21A किससे संबंधित है, तो ये राइट टू एजुकेशन है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है एक। ठीक है, लास्ट फंडामेंटल राइट है जिसमें कि रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमारे पास आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, और आर्टिकल नंबर 15 ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, जिसमें कि हम बात करते हैं समानता के अधिकार का, और जिसमें अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, जो कि आर्टिकल नंबर 15 है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, नस्ल, कास्ट हो गया हमारे पास, कलर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, सेक्स हो गया, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, तो देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, इनकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो हमारे राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके मेंबर्स द्वारा, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले आ जाती है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो सही है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, बिल्कुल गलत है, ये किसी द्वारा इलेक्ट नहीं होता है। द गवर्नर कैन होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं, कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस ये होल्ड नहीं कर सकता है, यानी कि जब वो गवर्नर होगा तो उसके पास कोई भी और पद नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक हमारे आज के क्वेश्चन है, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।